हेलो दोस्तों, प्रैक्टिस स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी का सेट है और एक किरण पब्लिकेशन का है। सेट नंबर कितना है? 3 है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार का प्रावधान करता है? तो भाग कहेगा तो भाग 3, अनुच्छेद है आपको 12 से 35, ये मौलिक अधिकार का प्रावधान करता है। ऑप्शन ए में है भाग 7। तो भाग 7 में क्या है? केंद्र और राज्य के केंद्र भाग 7 में है। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। भाग 7 में राज्यों को बांटा हुआ था क ख ग में, तो इसको खत्म कर दिया गया। भाग 7 को भाग 5 है, तो भाग 5 में क्या है? भाग 5 में संघ का शासन। भाग 6 में कहेगा तो राज्य का शासन। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। भाग 8 में कहेगा तो केंद्र शासित प्रदेश का शासन। भाग 9 में कहेगा तो पंचायती राज। भाग 9 के क में कहेगा तो नगर पालिका। 9 के ख में कहेगा तो सहकारी समिति। फिर आपको भाग 10 में कहेगा तो SC/ST का। भाग 11 में कहेगा तो हाँ संघ राज्य के बीच संबंध। भाग 12 कहेगा तो बीच संबंध। भाग 13 कहेगा तो देश के अंदर वाणिज्य व्यापार। भाग 14 कहेगा तो संघ लोक सेवा आयोग। भाग 15 निर्वाचन आयोग। भाग 16 में विशेष आर्थिक क्षेत्र। 16 में भाग 17 में भाषा। भाग 18 में आपात उद्बंधन। भाग 19 में प्रकीर्णन। भाग 20 में संविधान संशोधन। भाग 21 में कहेगा तो आपातकालीन संक्रमण कालीन। अब आइए 2 नंबर। 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित में से किस राज्य में ऋणात्मक वृद्धि दर रहा? तो ऋणात्मक वृद्धि दर कहाँ रहा? नागालैंड में 0.58 रहा। तो सबसे कम दशकीय वृद्धि दर कहेगा तो नागालैंड में। सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर कहेगा तो मेघालय में हुआ। ठीक, ऐसे जनसंख्या घनत्व तो बिहार ज्यादा है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश में। अब बिहार में कहेगा दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा कौन से जिला में हुआ? मधेपुरा में। मधेपुरा में। अब आइए 3 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष महिला साक्षरता क्रमशः कितना है? तो पुरुष महिला साक्षरता कितना है? तो पुरुष आपका कितना? 82.14। महिला कितना है? 65.46। टोटल एवरेज करिएगा तो 74.04 हो जाएगा। ऐसे बिहार का कहिएगा तो बिहार में सबसे साक्षर जिला आपको रोहतास आ जाएगा 73%। और सबसे कम कहेगा तो पूर्णिया 51% है। केंद्र शासित प्रदेश में कहेगा लिंगानुपात, साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश में कहेगा सबसे ज्यादा किसका है? तो लक्षद्वीप का है। जबकि लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहेगा तो पुडुचेरी का। और सबसे कम कहेगा लिंगानुपात किसका है? तो दादा नगर हवेली का, नहीं दमन द्वीप का। और शिक्षा में कहेगा प्रतिशतता सबसे कम किसका है? तो अब दादा नगर हवेली का। अब आइए अगला। निम्नलिखित में से कौन कम खाने का संकेत नहीं है? तो कम खाने का संकेत भूख की भावना को नकारना, ये नहीं है। समाज से दूरी बनाना, ये नहीं है। वजन का कोई स्पष्ट परिवर्तन न होने के साथ अमान्य रूप से बढ़े हुई भोजन की मात्रा में, यह कम खाने का संकेत नहीं है, मतलब अधिक खाने का संकेत है। अब आइए 5 नंबर। निम्नलिखित कथन पर ध्यान दीजिए। अब क्या है? पहला बैंक दर है, आयकर की दर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है। ये कह रहा है कि इसमें RBI द्वारा क्या क्या किया जाता है। पहला तो बैंक रेट RBI निर्धारित करता है। बैंक रेट RBI वाणिज्यिक बैंकों को बैंक रेट देता है। कौन? दीर्घ टर्मों के लिए, मतलब 14 दिन से ऊपर, लॉन्ग टर्म के लिए जो ब्याज देता है, ऋण देता है, उस पर जो ब्याज मिलता है उसको बैंक रेट कहा जाता है। ऑप्शन 3 में है रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या है? रेपो रेट जो RBI वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालीन ऋण देती है, उस पर जो दर लगता है उसको रेपो रेट कहा जाता है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? कमर्शियल बैंक जो है वो RBI को पैसा देता है, उस पर जो इसको ब्याज मिलता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो सबसे ज्यादा दर कहेगा तो बैंक रेट का, बैंक रेट से कम कहेगा तो रेपो रेट का, सबसे कम रहता है किसका? रिवर्स रेपो रेट का। अब 2 नंबर में आयकर की दर। तो आयकर की दर केंद्र सरकार तय करता है, वित्त मंत्रालय के अधीन रहता है। तो आयकर अधिनियम 1961 के तहत आयकर मतलब निर्धारित किया जाता है। तो इसमें तीन हो जाएगा, बैंक दर, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर, ये RBI निर्धारित करता है। अब आइए अगला 6 नंबर। मोतिहारी अमरलेख गंज पाइपलाइन भारत एवं किस देशों के मध्य है पेट्रोलियम उत्पाद को सुलभ बनाएगा? तो भारत और नेपाल के बीच है। ये 69 किलोमीटर लंबा है और दक्षिण एशिया का पहला विदेश के साथ ये पाइपलाइन है। अब आइए 7 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित अहर्ता करता है? तो 157 में राज्यपाल की नियुक्ति अहर्ता है। ऐसे पद कहेगा तो 153 में है। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगा। 155 में नियुक्ति है, राष्ट्रपति सीलयुक्त हस्ताक्षर के जरिए राज्यपाल का नियुक्ति करेगा, आर्टिकल 155। 156 में क्या है? इसका कार्यकाल है, 35 वर्ष की आयु पूरा करना, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सब है। फिर 158 कहेगा तो इसका वेतन भरता है।
जिसका वेतन बढ़ता राज्य के संचित निधि से कितना मिलता है? 3.5 लाख। और रिटायर होने पर जो पेंशन मिलता है वो केंद्र के संचित निधि से मिलता है। फिर राज्यपाल को हाँ, फिर इसका शपथ ग्रहण करेगा तो 159 में है। राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अब आइए अगला, पारिस्थितिकी अनुक्रम को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में प्रजातियों या आवासों का मिश्रण के साथ साथ बदलते रहना, कोई भी प्राकृतिक और उसके आसपास का आवास जीव जंतु सब किसमें आता है? तो ये पारिस्थितिकी तंत्र में आता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द कौन दिया था? पारिस्थितिकी तंत्र कहेगा तो एजी टांसले, और पारिस्थितिकी कहेगा तो अर्नेस्ट हैकेल। अब आइए 9 नंबर, रॉयल अस्कोट रेस कोर्स कहाँ अवस्थित है? तो रॉयल अस्कोट रेस कोर्स कहाँ अवस्थित है? तो ये इंग्लैंड में। ये क्या है? तो यहाँ पे घोड़दौड़ किया जाता है इंग्लैंड में, यहाँ पे हॉर्स रेसिंग से संबंधित जगह है। अब आइए अगला 10 नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब किया था? 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में आर्य समाज का स्थापना किया। और एक शाखा ये लाहौर 1877 में इसका राजधानी भी मुख्यालय लाहौर ले गया और लाहौर में भी इसका एक शाखा खोले। तो ये दयानंद सरस्वती का पूछा हुआ था, मूल नाम क्या था? मूल शंकर नाम था। पुस्तक इनका सत्यार्थ प्रकाश है। इन्होंने बोला वेद ईश्वरीय ज्ञान है, वेदों की ओर लौटिए। सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग यही दयानंद सरस्वती ने किए हुए थे। अब आइए आगे, ऑप्शन में 1867 में प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ था, आत्माराम पांडुरंग केशव चंद्र। अब आइए अगला 11 नंबर, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका में हुए अखिल विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ये कब हुआ था? शिकागो में हुआ था। 1893 में हुआ था प्रथम धर्म सम्मेलन, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद कर रहे थे। फिर पूछेगा रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब किए थे? 1897 में। बेलूर मठ का भी स्थापना पश्चिम बंगाल में किए हुए थे 1887 में। अब आइए अगला 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा वर्धा योजना प्रारंभ किए थे? तो वर्धा योजना कब प्रारंभ किए थे? तो 1937 में वर्धा योजना। ये इसका अध्यक्ष कौन था? तो जाकिर हुसैन उस समय था। इसमें बेसिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था वर्धा योजना में। तो शिक्षा से इसे संबंधित कहेगा तो शिक्षा से संबंधित तो बहुत सारा है। पहले 1818 का एक्ट आया जिसमें शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया खर्च करने के लिए आया। एक आया 1833 का, जिसमें मैकाले समिति गठित किया गया। वो 35 में अपना रिपोर्ट दिया, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। फिर उसके बाद 1854 में आया वुड डिस्पैच आयोग, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें स्थानीय भाषा पे शिक्षा देना था। उसके बाद आया था फिर 1882 में हंटर आयोग, जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। फिर उसके बाद 1917 में सैडलर आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय के जांच के लिए आया था। उन्होंने पहली बार ग्रेजुएशन की पढ़ाई 3 साल को बताया। उसके बाद हटाओ कमेटी आया 1929 में, भी शिक्षा से संबंधित है। फिर उसके बाद वर्धा योजना आया 1937 में, वो भी शिक्षा से संबंधित है। फिर सार्जेंट योजना आया 1944 में, जिसमें 6 से 11 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना था। फिर उसके बाद राधा कृष्णन आयोग आया भी शिक्षा से 1948, जिसमें पहला शिक्षा अनुदान आयोग का गठन किया गया था। तो ये सब शिक्षा से। हाँ, इस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया है। तो अभी उड़ीसा सरकार ने चावल एटीएम लॉन्च किया, जो 24x7 मतलब 24 घंटा 7 दिन मिलेगा आपको। ऐसे कहेगा ग्रीन एटीएम सबसे पहले कौन लगाया था? हरियाणा सरकार ने लगाया। ग्रीन एटीएम, ग्रीन एटीएम, ग्रीन मतलब गोल्ड एटीएम कहेगा तब। अब आइए 14 नंबर, हिंद महासागर में, हिंद महासागर लगभग 73 मिलियन किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ घेरता है, जो विश्व का महासागरों में घेरे गए कुल क्षेत्रफल का 20% है, मतलब 7.34 करोड़ किलोमीटर है। सबसे ज्यादा कहेगा तो प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा है वो 16.57 करोड़ किलोमीटर। आकृति उसका त्रिभुजाकार है। सबसे बड़ा महासागर कहेगा तो प्रशांत महासागर। सबसे गहरा भी कहेगा तो प्रशांत महासागर। उसके बाद आता है अटलांटिक, 8.2 करोड़ किलोमीटर है 2 नंबर पे। फिर 3 नंबर में कहेगा तो हिंद महासागर। उसके बाद उसके बाद आता है चतुर्थ पे आर्कटिक महासागर। फिर 5वां पे कहेगा तो अंटार्कटिक महासागर। अब आइए 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्ति है? तो इसमें देखना है कौन सार्वजनिक है। तो टाटा आयरन स्टील कंपनी ये निजी है। पोस्ट ऑफिस कहेगा तो ये सार्वजनिक है। तो डलहौजी के समय में पहला डाक अधिनियम आया था 1854 में आया था। फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये भी प्राइवेट है, निजी है। रैन बैक्सो लेबोरेटरीज लिमिटेड, ये भी आपको प्राइवेट। अब आइए 16,
सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में सुधारों के सुझाव हेतु लिखने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो मालेगांव समिति का गठन किया गया था। ये आरबीआई द्वारा गठन इसका 15 अक्टूबर 2010 को इसका गठन किया गया था, मालेगांव की अध्यक्षता में। पहला ऑप्शन में खाना समिति किससे संबंधित है? तो गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को वापस लाने के लिए खाना समिति का गठन किया गया था। नरसिम्हन समिति बैंकिंग वित्तीय सुधार से संबंधित है। फिर अब आइए अगला क्वेश्चन 17 नंबर। चक्रवर्ती समिति में है वो मतलब क्या बोले पंचवर्षीय योजना में मॉडल है। हाँ, मॉडल है चक्रवर्ती है। अब आइए 17 नंबर। रुंगकर उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? असम में है। रुंगकर उत्सव या रिंगमा भी कहता है। रिंगमा एक पर्वत भी है, मिकिर रिंगमा ये सब असम में। भुवन भी असम में। अब आइए लद्दाख में कौन सा उत्सव? तसोकर उत्सव लद्दाख में मनाते हैं, या तसोमरी भी कहेगा तो भी लद्दाख में। अब आइए 18 नंबर। सरकार की धुरी किससे माना जाता है? तो सरकार की धुरी प्रधानमंत्री को माना जाता है। आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है। उसके बाद मंत्रिपरिषद का भी नियुक्ति होता है। जो मंत्रिपरिषद का मेन प्रतिनिधित्व करेगा तो वही प्रधानमंत्री धुरी का काम करता है, सलाह का काम करता है। ऐसे संसदीय शासन प्रणाली में देखिएगा तो राष्ट्रपति यहाँ नाम मात्र का शासन, वास्तविक शक्ति किसमें होता है? मंत्रिपरिषद में होता है। वही मंत्रिपरिषद का हेड होता है प्रधानमंत्री, जो धुरी का काम करता है। या फिर योजक कर, आर्टिकल 78 पढ़िएगा तो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच का योजक कड़ी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। दोनों का समन्वय बैठा था। अब आइए अगला अगला क्वेश्चन है, बतुकम्बा त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में बतुकम्बा त्योहार मनाया। इसमें क्या है कि सड़क के किनारे फूल का ढेर लगा लगा करके सजावट कर करके ये उत्सव मनाया जाता है। अब आइए अगला 20 नंबर। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? तो लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न मिला गया। 1900 बिस्मिल्लाह खान के साथ मिला हुआ था 2001 में। तो लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न। इनको कहेगा तो 1989 में इनको मिला था दादा साहब फाल्के। फिर 2007 में फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इनका मृत्यु कब हुआ था? 6 फरवरी 2022 को। इनको स्वर कोकिला भी कहा जाता है। भारत कोकिला सरोजनी नायडू। अब आइए अगला। भारतीय संविधान में आर्टिकल 32 से 35 के तहत किस मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 32 जिसको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहेगा। अब ऐसे मौलिक अधिकार कहेगा तो 14 से 18 में क्या है? समानता का अधिकार है। 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। 23-24 में कहेगा तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 में कहेगा तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29-30 में कहेगा तो अल्पसंख्यकों का अधिकार है। 31 को समाप्त कर दिया गया। उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत आर्टिकल 300 के ए में भाग 12 में ले जाकर कानूनी अधिकार में बना दिया गया। फिर उसके बाद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो मेनली 6 प्रकार का अभी है मौलिक अधिकार है। 33 मार्शल लॉ से, 33 मार्शल लॉ से, 34 सैन्य कानून से, 35 में संसद कानून में, 12 से 35। अब आइए अगला 22 नंबर। बिहार राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो प्रथम हिंदी है, दूसरा उर्दू है। अन्य में कहेगा तो मैथिली है, मगधी है, भोजपुरी है, ये सब है। संस्कृत कौन राज्य का है? सबसे उत्तराखंड का है। अंग्रेजी कहेगा तो नागालैंड का फ्रेंच पांडिचेरी। हाँ, वहाँ का भी नागालैंड का। अब आइए 22 नंबर हो गया। 23 नंबर आइए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण निवास करती है? भारत का टोटल कहेगा तो 68% ग्रामीण है। बाकी 31% आपका 31% के आसपास आपको शहरी है। ऐसे ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा कहेगा तो आपको हिमाचल प्रदेश में। हाँ, सबसे कम कहेगा गोवा में। अगर इसे क्षेत्रफल लगाएगा तो महाराष्ट्र प्रतिशतता में आपको गोवा आता। आगे आइए 24 नंबर। भारत में किस राज्य में स्थित एक दुनिया का सबसे बड़ा पीवी सोलर पार्क कहेगा कहाँ लगाया गया? तो भद्रा सोलर पार्क कहाँ लगाया गया है? राजस्थान में भद्रा सोलर पार्क। अब आइए 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं जाती है? तो गोदावरी नदी ऑप्शन में है। गोदावरी नदी अरब सागर में नहीं गिरता है। ये त्रियंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलता है और ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरता है। टोटल डिस्टेंस इसका 1465 है। ऑप्शन ए में है ताप्ती, नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, भरतपुजा, पेरियार, समानता, माही, ये सब नदी आपको जाकर कहा अरब सागर में जाकर।
नर्मदा और ताप्ती, हाँ एस्चुअरी बनाती है और ये उल्टा बहती है। नर्मदा कहेगा तो 13-12 13-12 होगा। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी है नर्मदा। दो भागों में विभाजित है करती है। हाँ, भारत को 2 भागों में विभाजित करते हैं। अब आइए, विश्व का कौन सा देश संविधान सबसे लंबा संविधान किसका है? सबसे लंबा संविधान भारत का है। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा हुआ था। टोटल 64 लाख रुपया भी लगा था। 114 दिन बहस भी हुआ। उसके बाद बनकर तैयार हुआ कब? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। हाँ, फिर अमेरिका पहला लिखित संविधान की कहेगा कौन लिखा था? तो अमेरिका लिखा हुआ था। और लिखित संविधान की अवधारणा कहेगा तो फ्रांस लाया हुआ। अलिखित संविधान कहेगा तो ब्रिटेन का है। सबसे छोटा संविधान कहेगा तो अमेरिका का, हाँ अमेरिका का सबसे छोटा लिखित। अब आइए 27, निम्नलिखित राजाओं में से किसने हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था? तो हिरण्यगर्भ यज्ञ दंती दुर्ग ने किया था। चालुक्य वंश को मतलब ये हराया था, उसके उपलक्ष्य में हिरण्य यज्ञ किया हुआ था। ऑप्शन ए में है राजा रवि वर्मा। ये क्या थे? केरल का चित्रकार थे। ऑप्शन सी में मार्तंड वर्मा, ये त्रावणकोट का राजा था ना, मार्तंड वर्मा त्रावणकोट का राजा। 18वीं शताब्दी में स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, उसमें केरल के थे। हाँ, केरल का मार्तंड वर्मा। जैसे हैदराबाद के निजामुल मुल्क, हाँ, हैदराबाद का निजामुल मुल्क चिन खलीद था। अवध का शहादत खान, बुरहानुल मुल्क। अब 28 नंबर, शेख हसीना ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वो कब से कब तक रही? तो अभी कहिएगा 2009 से 2024 तक, लेकिन पीछे भी 1996 से 2001 तक वो रह चुकी है। टोटल 15 साल रही। अब वहाँ का पहली राष्ट्रपति कौन बना था? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, जिसको बंगबंधु कहते हैं। हाँ, बंगबंधु के नाम से। अब आइए 29 नंबर, भारत की अधिकांश नदियां आकर मिलती है कहाँ? बहकर जाकर गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में अधिकांश नदियां। ऐसे भारत को देखिएगा तो पश्चिमी घाट से कम ऊंचाई है पूर्वी घाट का, और ढलान भी है पूर्वी घाट की, और इसलिए ज्यादातर नदियां आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका अपवाद में वही नर्मदा और ताप्ती है। अब आइए अगला, किस वर्ष तराइन का पहली लड़ाई लड़ी गई थी? तराइन का पहला लड़ाई कहेगा तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का साथ जयसन दिया। तो उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा, लेकिन तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो उसमें जयचंद साथ नहीं दिया, इसलिए उसमें हाँ गौरी का उसमें जीत हुआ था, और वहीं भारत में शासन करने में सफल रही। तृतीय तराइन युद्ध कहेगा तो फिर 1215 में यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच हुआ था। ऐसे गौरी का पहला आक्रमण कहेगा तो मुल्तान पे था 1175 में, फिर पाटन पे था अहिलवाड़ा 1178 में। हार का सामना करना पड़ा सब। हाँ नहीं, तराइन का गजनबी, हाँ जब गजनबी वहाँ शासन किया तो भीम प्रथम था, और जब गौरी वहाँ सोमनाथ पे आक्रमण किया तो वहां से भीम द्वितीय था। लास्ट इसका युद्ध कहेगा तो खोखर जाति के विरुद्ध 1205 ईस्वी में, 1206 में तो मृत्यु हो गया इसका, 1205 में लड़ा। उसके बाद आइए अगला, भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? ढोला से सादिया पुल 9.15 किलोमीटर, जिसके भूपेंद्र हजारिका पुल भी कहा जाता है। असम के ढोला और अरुणाचल प्रदेश के सादिया को जोड़ता है, ढोला सादिया पुल कहा जाता है। ऐसे सबसे बड़ा सुरंग कहेगा तो तीर पंजाल, सबसे ज्यादा तीर पंजाल, हाँ लगभग उसका भी 9 किलोमीटर है। लेकिन अभी सबसे ऊंचाई पर स्थित सुरंग कह देगा तो अभी मान्यता मिला सेला सुरंग को अरुणाचल प्रदेश। अब आइए अगला, खासी विद्रोह किस कालावधि के दौरान हुआ था? खासी विद्रोह कहेगा तो 1829 से 33 खासी विद्रोह असम के क्षेत्र में हुआ था, जिसका नेतृत्व करता तीरथ सिंह। तो यही खासी सबसे पहले अंग्रेजों के प्रभाव, मतलब अंग्रेजों में हस्तक्षेप करने वाला, हाँ अंग्रेजों के संपर्क में सबसे पहले हाँ यही खासी विद्रोह। जनजाति के संपर्क में क्वेश्चन आ जाएगा कि जनजाति के संपर्क में अंग्रेज सबसे पहले यही खासी। अब आइए अहोम विद्रोह कहेगा तो गोमधर कुंवर 1828 में, हाँ पागलपंथी विद्रोह 1825 में टीपू करमसा। फिर भील विद्रोह कहेगा तो 1825 से 21 सेवाराम। फिर आपको कोल विद्रोह कहेगा 1831 से 32 बुधो भगत। फिर उसके बाद संथाल विद्रोह कहेगा तो 1855 से 56 सिद्धू कानू चांद भैरव। अब आइए अगला 33 नंबर, 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का स्थान कितना रहा? तो 8वां स्थान रहा था 2023 वैश्विक कृषि निर्यात में। अब आइए 34 नंबर, पॉइंट इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट को पिग्मिलियन पॉइंट कहिए, लाहिसिंग पॉइंट कहिए, पार्सियन पॉइंट कहिए। यह है कहाँ? तो अंडमान निकोबार में पड़ेगा आपको। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तर में आपको
उत्तरी अक्षांश, हाँ उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। तो ये इसका लाइचिंग पॉइंट है। मुख्य भूमि से कहेगा तो आपको कन्याकुमारी जो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 7 मिनट तक। अगर उत्तरी बिंदु कहेगा तो इंदिरा कौल है जम्मू कश्मीर, दक्षिणी बिंदु कहेगा तो इंदिरा पॉइंट है, और पूर्वी बिंदु कहेगा तो तिब्बत अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी कहेगा तो गौरव माथा गुवाहाटी गुजरात में। अब आइए 35 नंबर, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बौद्ध मठ है। बिहार सब बौद्ध मठ, बौद्ध बिहारों के कारण, हाँ बौद्ध बिहार के कारण हाँ ये बिहार चर्चित रहा। तो ये बिहार बौद्ध भिक्षुओं के लिए निवास स्थान था। अब आइए अगला, दंती दुर्ग कौन थे? तो दंती दुर्ग राजपूत वंश का संस्थापक दंती दुर्ग, जिसका राजधानी मान्य खेत था। इसका शासन काल कहेगा 735 से 756 ईस्वी तक था। अब आइए अगला 37, भारत के साथ साथ कितने अन्य देशों ने चाबहार परियोजना के लिए संबंधित है? तो चाबहार परियोजना, चाबहार बंदरगाह का ईरान में है। तो ये ईरान, अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान में लगता है उसका, भारत में। तो पाकिस्तान के भारत के अलावा अफगानिस्तान, ईरान। तो भाषा वहाँ पे क्या है? बल्लच है, भाषा वहाँ का बल्लच है। हाइफा बंदरगाह कहेगा तो इजराइल, सितवे कहेगा तो म्यांमार में, सितवे बंदरगाह म्यांमार में। श्रीलंका में हम्बन टोटा बंदरगाह, जिसको 99 साल का लीज पर, हाँ लीज पर लिया हुआ, चीन को मिला हुआ। हाइफा इजराइल में, सितवे म्यांमार, हम्बन टोटा श्रीलंका। अब आइए 38 नंबर, 1922 में सिंधु नदी के तट पर लड़काना जिला में किस शहर की खोज हुई? यही मोहनजोदाड़ो, रखालदास बनर्जी सिंधु घाटी सभ्यता का हाँ सबसे बड़ा स्थल कहेगा तो यही मोहनजोदाड़ो, जिसका खोज 1922 ईस्वी में हुआ था। जो कहाँ पे है? तो लड़काना जिला, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में है आपका हड़प्पा। हड़प्पा का खोज 1921, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल यही हड़प्पा 1921 राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोज किया हुआ था। ये कहाँ है? पाकिस्तान का पंजाब प्रांत के मंत गोमरी जिला या साहिवाल जिला। ऑप्शन बी में धनुष कोटी, तो धनुष कोटी को वो तिलैया से जोड़ता है, कौन सा? आदम ब्रिज। अब आइए अगला 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय झील बिहार में अवस्थित नहीं है? तो सांभर झील दिया हुआ, ये अंतर्देशीय सबसे बड़ा खारे पानी का झील कहेगा तो सांभर झील राजस्थान में, या सबसे ज्यादा प्रतिशतता भारत में लवणता का कहेगा तो यही आपको सांभर झील। ऑप्शन ए में सरैया मान है तो पश्चिमी चंपारण में है। लक्ष्मी सागर है तो आपको दरभंगा में है। काबर झील तो आपको ये बेगूसराय में है, काबर रामसर साइट में भी शामिल है। हाँ एक्सपोल, गोखुर झील एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कहेगा तो यही काबर झील। भाई 40 नंबर, थार रेगिस्तान को किस और नाम से जाना जाता है? तो थार ये बृहद भारतीय रेगिस्तान भी कह सकते हैं, थार रेगिस्तान, या जनसंख्या घनत्व सबसे बड़ा रेगिस्तान का कहेगा तो यही है, थार ही है। इसको पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? चोलिस्तान के नाम से। अब ये 41, किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर का अंतिम मुगल सम्राट होंगे? उनके मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दिया जाएगा। तो ये लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह होंगे। इनके बाद लाल किला उनको छोड़ देना होगा, कुतुब मीनार के पास आकर के रहना पड़ेगा, सम्राट नहीं कहा जाएगा उनको, उसके वंशज को अब शाहजादा कहा जाएगा। तो ये सब मतलब एक तरह से 1857 का कारण में भी ये सब शामिल था कि बहादुर शाह जफर द्वितीय मेन क्रांति बनकर उभरे हुए थे, जो राष्ट्रीय नेता का नेतृत्व किए हुए थे। उसके बाद आइए 42 नंबर, दक्षिण भारत का शस्य उत्सव। तो दक्षिण भारत का शस्य उत्सव किसको कहा जाता है? पोंगल को कहा जाता है। तो पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में, लेकिन तुंकल पोंगल कहेगा तो केरल में। ये मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, सूर्य का जब उत्तरायण होता है तब, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। अब आइए त्रिशूल पूरम है ऑप्शन में, तो त्रिशूल पूरम आपको केरल में मनाया जाता है। 44 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रमुख अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसको चुना गया है? तो प्रमुख के रूप में शुभांशु शुक्ला को चुना गया है, मुख्य अंतरिक्ष यात्री है। जबकि बैकअप के रूप में ही प्रशांत बालाकृष्णन नायर को भी चुना गया है। अब आइए 44 नंबर, पृथ्वी, मिट्टी, खनिज, चट्टान की आयु निर्धारित करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तकनीक प्रासंगिक नहीं है? तो पहले तो रेडियो कार्बन से उसका काल निर्धारण करिएगा, हाँ यूरेनियम, अब यूरेनियम शीशा काल निर्धारण, यूरेनियम शीशा काल ने चट्टान की आयु ज्ञात करिएगा। पोटेशियम आर्गन काल निर्धारण, इससे भी ज्ञात किया जाता है जीवाश्मों की आयु। रेडियो कार्बन कर देगा, पोटेशियम कार्बन, तो ये सबसे आपको जीवाश्मों की आयु ज्ञात किया जाता है, जबकि यूरेनियम से चट्टान की आयु ज्ञात किया जाता है। खुदाई नहीं है, खुदाई तो अलग है।
अब आइए 45 नंबर, बिहार के रोहतास और कैमूर में पाई जाने वाली चट्टान को कौन सी चट्टान कहा जाता है? तो विंध्य समूह का चट्टान, जिसमें चूना पत्थर का सबसे ज्यादा व्यापक भंडार कहेगा तो विंध्य क्रम की चट्टान है। ऑप्शन ए में धारवाड़ है, तो धारवाड़ में धातु का निष्कर्षण ज्यादा होगा। ऑप्शन बी में टर्शियरी क्रम की चट्टान है, तो गोंडवाना कालीन सबसे ज्यादा कोयला, गोंडवाना कालीन कोयला यही टर्शियरी काल में ही मिलता है। तो ये हो गया। ऐसे सजाने के लिए कहेगा भारत में तो पहले आता है अरावली, अरावली के बाद आता है मालवा, मालवा के बाद आता है बिंद, बिंद के बाद आता है सतपुड़ा। अब आइए अगला, भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में प्रयुक्त हाथ का इशारा को क्या कहा जाता है? तो इसको मुद्रा कहिए या हस्तसौर कहिए। मुद्रा संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है इशारा करना। तो मुद्रा कौन सा है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है इशारा करना। जब एक हाथ इशारा करके कहेगा तो उसको अस्मिता कहेंगे, जब दोनों हाथ का इशारा करके करेगा तो उसको हम सम्यक्त कहेंगे। अब आइए, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो भारत में गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा अधिक है। शहरी क्षेत्र में कहेगा तो गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कहेगा तो गोवा है। या समुद्री तट में सबसे कम किसका लंबाई है? गोवा का। क्षेत्रफल से भी कम, सिक्किम जनसंख्या में क्षेत्रफल से भी गोवा कम है। अब आइए 48 नंबर, गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किसने डिजाइन किया था? तो राम बनर्जी सुतार ने 2016 में बना हुआ था। 550 से अधिक रियासती के एकीकरण किए थे दादा वल्लभ भाई पटेल, इसी के स्मृति में उनका स्टैचू बनवाया गया था। तो 182 मीटर है। ये है कहाँ? तो केवड़िया जिला, नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पे अवस्थित है। अब आइए अगला, 2024 में पेरिस ओलंपिक 50 मीटर राइफल 3 पोजेसिंग शूटिंग में कांस्य पदक कौन जीता था? तो यही स्वपन शील कुसाने ने कांस्य पदक जीता 50 मीटर एयर पिस्टल। तो ये निशानेबाजी से संबंधित। अब आइए 50, सूर्य भगवान को समर्पित विशाल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये आपको उड़ीसा में हो जाएगा। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में, जो बनवाया था कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम, गंगवंशी शासक। तो इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए साइंस में 51 नंबर, मनुष्य में माता के गर्भाशय में स्थित गर्भ का पोषण किसके द्वारा होता है? तो गर्भनाल कहिए या उसका इंग्लिश होता है प्लेसेंटा के द्वारा होता है, जो उसको भोजन में मिलता है और अपशिष्ट पदार्थ को भी निकालता है। ऑप्शन बी में गर्भाशय है, तो पहले जायगोट का निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण हो करके वो कहा जाता है? गर्भाशय में जाता है, तो वहां बच्चा का विकास होता है। अब आइए अगला 52 नंबर, गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए आपको क्या होना चाहिए? बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। दो अलग अलग वस्तु पे बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होना चाहिए। ये गति का तीसरा नियम। हाँ, तो गति का तीसरा नियम। अब आइए प्रकाश, 53 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे द्वारा एक उत्पाद के रूप में कौन सा गैस मुक्त किया जाता है? तो आपको उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन। जैसे पहले ये CO2 लेगा वायुमंडल से और जल लेगा, और प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल के उपस्थिति में प्रकाश लेगा, तब वो प्रकाश संश्लेषण बनाएगा और उसके बाद में मुख्य उत्पाद के रूप में यह ग्लूकोज देगा। अपशिष्ट के रूप में क्या देगा? तो ऑक्सीजन देगा और वाटर वेपर देगा, तो ऑक्सीजन छोड़ेगा। अब आइए 54 नंबर, कृत्रिम गुर्दा का एक ऐसा उपकरण जो खून से नाइट्रोजनी कचरा को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? डायलिसिस। पर जब किडनी काम नहीं करता है तो कृत्रिम रूप से यही डायलिसिस प्रक्रिया कराया जाता है, जिसे ब्लड से नाइट्रोजनी युक्त पदार्थ को बाहर किया जाता है। अब आइए 55 नंबर, उस उत्पाद को पहचान कीजिए जो जैव ईंधन से संबंधित नहीं है। तो कोयला आपका जैव ईंधन नहीं है, ये जीवाश्म ईंधन है। तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये लाखों करोड़ों वर्ष जीवाश्म के रूप में पृथ्वी के अंदर दबा हुआ है और वो बाहर निकल रहा है, तो ये आपका जीवाश्म ईंधन में आ जाएगा। बाकी लकड़ी हो गया, जानवर का मल मूत्र हो गया, कृषि कचरा हो गया, ये सब किस में आएगा? जैव उत्पाद में आएगा, जैव ईंधन में आएगा। अब आइए अगला 56 नंबर, फोटोवोल्टिक सेल वह होते हैं जो सौर ऊर्जा को बिजली ऊर्जा में या प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, लेकिन बल्ब कहेगा तो वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, उष्मा ऊर्जा। अब आइए अगला 57 नंबर, उत्पाद सूर्य प्रकाश की ऊर्जा शेष पारिस्थितिकी तंत्र में उपलब्ध कराता है। तो ये बात सही है, उत्पादक सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा 1% लेगा, उसके बाद 10-10% हर कोशीय स्तर में जाता जाएगा। तो पहले उत्पादक में, उत्पादक के बाद उसके बाद किसमें जाएगा? उपभोक्ता में जाएगा, उपभोक्ता के बाद आपको अपघातक में जाएगा, तो ऐसे घाटा चला जाएगा।
अब आइए अगला, एक पेंसिल जब द्रव में डुबाई जाती है तो मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। जब मुड़ा हुआ प्रतीत हो, टिमटिमाई देखे, इधर उधर दिखाई दे या टेढ़ा दिखाई दे तो ये सब अपवर्तन के कारण। जब आपका रंग दिखाई दे तो रंग प्रकीर्णन के कारण होता है। अब आइए अगला, पुरुष नसबंदी की परिभाषा क्या है, जिसमें पुरुष वास डिफरेंशन पृथक कर उनको एक तरह से बाधा या सील कर दिया जाता है। मतलब शुक्रवाहिका नली जो होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, वही होता है क्या, पुरुष का नसबंदी, जिसको हम वैसेक्टोमी कहते हैं। और महिला का नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। अब आइए अगला 60 नंबर, एक वाहन के पश्चात कह रहा है पश्च दृश्य को देखने के लिए, तो पश्च दृश्य को देखने के लिए किसका प्रयोग, उत्तल दर्पण। मतलब बहुत सारे क्षेत्र को एक जगह ला करके इकट्ठा करके छोटा करके दिखा दे तो अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। और अवतल दर्पण का आवर्धन हमेशा एक से ज्यादा रहेगा। हाँ, उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा आपको, हाँ उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा आपको एक से ज्यादा रहेगा। अवतल दर्पण का बाद कोई भी चीज को वो बड़ा करके दिखाएगा तो उसका आवर्धन एक से छोटा रहता है। समतल तो आपको समान दिखाएगा तो उसका आवर्धन एक होता है, एक के बराबर। अब आइए अगला, क्षारीय व्यवहार के बढ़ते क्रम में सजाइए। तो पहला HCl है, HCl का पीएच मान कितना होता है, 3 के आसपास होता है। फिर उसके बाद एसिटिक एसिड जिसका पीएच मान 4.3 होता है। उसके बाद जल दिया है तो जल का पीएच मान उदासीन होता है तो 7 होता है। अब आइए अगला 62 नंबर, जब समानांतर में संयोजित हो कोई उपकरण तो उसके बीच क्या विभाजन नहीं होगा, तो समानांतर में जोड़िएगा तो उसका वोल्टेज क्या रहता है, वोल्टेज समान रहता है, धारा उसको अलग अलग मिलता है। जैसे आप वोल्ट मीटर को रखिएगा तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में ही मापा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको वोल्टेज क्या रहेगा, विभाजन नहीं रहेगा, धारा विभाजन रहेगा। और वहीं जब विद्युत धारा को मापिएगा तो विद्युत धारा एमीटर से मापा जाता है और उसको श्रेणी क्रम में रखा जाता है। अब आइए अगला, जो गुर्दा किडनी है वो 2 बीन आकार का अंग होता है जिसमें प्रत्येक का आकार एक मुट्ठी जितना होता है। प्रत्येक दिन किडनी लगभग 120 से 150 क्वार्टर खून का फिल्टर करता है, 1 से 2 क्वार्टर मूत्र का निर्माण करता है। वहीं जिसमें कचरा अतिरिक्त तरल पदार्थ को फिल्ट्रेशन का इकाई क्या है, तो वहीं इसका इकाई पूछ रहा है। तो किडनी का इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन है, इसलिए इसका जो अध्ययन करता है उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। ऑप्शन ए में मूत्रवाहिनी, तो किडनी से जो भी यूरिया है किडनी से मूत्राशय तक लाता है कौन, मूत्रवाहिनी। मूत्राशय से बाहर निकालता है यूरिया को वो मूत्र मार्ग बाहर निकालता है। ऑप्शन सी में है न्यूरॉन, तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है न्यूरॉन, नर्व सेल। अब आइए 64 नंबर, प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण के अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। इन दोनों कणों के बीच आकर्षण बल उन कणों में सहनियुक्तियों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के विरुद्ध समानुपाती है। किसका नियम है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम, F बराबर G m1 m2 बाई r स्क्वायर। मतलब दो पिंडों के गुणनफल के समानुपाती या उसके दूरी के बीच के विरुद्ध कर्मानुपाती होता है, वर्ग के विरुद्ध कर्मानुपाती होता है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ा जी का मान कितना होता है, 6.67 गुना 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ये सब जगह समान है। स्मॉल जी कहेगा तो 9.8 मीटर पर सेकंड। स्मॉल जी बदलेगा लेकिन बड़ा जी कभी नहीं बदलेगा, उसका मान केवेंडिश ने दिया था। अब आइए 65, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त में जब हम बाएं से दाएं ओर जाएंगे तो संयोजकता कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन बाएं से दाएं जाइएगा तो आपको बढ़ता चला जाएगा। वही संयोजकता कहेगा तो संयोजकता आपको पहले बढ़ेगा फिर उसके बाद घटेगा। वर्ग में कहेगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी समान रहेगा, संयोजकता भी समान रहेगा। अब आइए अगला 66 नंबर, सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक पत्ते अनुप्रस्थ काट में दिखता है। कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु होते हैं, हरे रंग के बिंदु कोशिकाओं का हिस्सा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इसी को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है और यही प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। इसमें धातु पूछेगा तो मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा लाल रंग में होता है, सबसे कम कहेगा तो बैगनी रंग में होता है, हरा रंग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ऑप्शन ए में जाइलम, तो जाइलम जल का परिवहन करता है, खनिज लवण का परिवहन और ये एक सीधीय होता है। ऑप्शन बी में फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, ये द्विदिशीय होता है। अब आइए अगला 67 नंबर, एक स्वस्थ व्यक्ति में किडनी का प्रारंभिक निस्पंदन लगभग कितना मिलीलीटर होता है, तो वो 180 मिलीलीटर पर डे होता है। अब आइए अगला 68, निम्नलिखित में से कौन सा आर्य पर्यावरण संरक्षण से 3R में शामिल नहीं है, तो 3R का मतलब पहला रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। तो पहला आता है रीयूज। रीयूज का मतलब कोई भी वस्तु को आज दोबारा यूज कर लीजिए, रीयूज हो जाएगा।
रिड्यूस का मतलब कोई भी यूज को आप कम से कम यूज करिए ताकि भविष्य के लिए बचा कर रखे, तो उसको हम बोलते हैं रिड्यूस। रिसाइकल मतलब पुनः पर पुनः चक्रण हो जाए, फैक्ट्री के द्वारा रिसाइकलिंग हो जाए, वो होता है रिसाइकल। मतलब 3R में ये तीनों आता है, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज आता है, इसमें रिमोल्ड नहीं आता। अब आइए अगला, प्रति विषाणु औषधि के उपचार के लिए विशेष रूप से किसका उपयोग किया जाता है? तो विषाणु संक्रमण का उपयोग किया जाता है, एंटीबायोटिक बनाया जाता है। तो एंटीबायोटिक, इससे पहला एंटीबायोटिक आएगा तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में जो कवक से तैयार किया था, जिसका नाम था पेनिसिलिन। लेकिन अब ज्यादातर एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से बनाया जा रहा है। हाँ, अब आइए अगला 70 नंबर, लेंस की शक्ति को किस में मापते हैं? डायोप्टर में। लेंस की शक्ति P बराबर 1/f होता है, तो मतलब फोकस दूरी के ये क्या होगा? द्विकर्मानुपाती होगा। जब उत्तल लेंस में लीजिएगा तो प्लस धनात्मक में होगा, अवतल लेंस में लीजिएगा तो ऋणात्मक में होगा। अब आइए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित प्राणियों के एक वर्ग नहीं है? तो जीवित प्राणियों का एक वर्ग ये दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, इसमें एल्बुमिना नहीं है। तो व्हिटेकर के अनुसार 5 जगत में बांटा हुआ था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फंजाई, फिर जंतु, एनिमिलिया। 5 जगत में, अगर 3 जगत में कहेगा तो हेकल ने बांटा था जंतु, पादप और कवक। 3 भाग में बांटे हुए। जबकि अरस्तु कहेगा तो 2 भाग में, जंतु जगत और पादप लेगा। अब आइए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा का प्रजनन भाग प्रतिनिधित्व करता है? तो वही फूल करता है। फूल पराग के अंदर, फूल के भीतर अंडाशय रहता है, वह अंडाशय विकसित होता है। जो अंडाशय से फल विकसित होगा उसको सत्य फल कहेंगे, जो अंडाशय से विकसित नहीं होगा उसको असत्य फल कहेंगे। अब आइए अगला, इसी में स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ओव्यूल रहता है, जो फीमेल पार्ट है। अब आइए अगला, पानी जम जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पे? 0 डिग्री सेल्सियस का ये, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का ये, 0 रोमर का ये, या 273 केल्विन का ये जल आपको बर्फ में बदल जाएगा। अब आइए, एक स्थिर तापमान पर प्रति इकाई द्रव्यमान अवस्था में परिवर्तन के लिए अवशोषित या निमोषित की गई उष्मा क्या कहलाती है? तो जो भी अवशोषित उष्मा करता है उसको लेटेंट हीट कहा जाता है। जैसे पढ़े होंगे, आग से ज्यादा भाप से जलता है, तो उसमें कारण क्या है कि उसमें गुप्त उष्मा लेटेंट हीट रहता है। अब आइए, निम्नलिखित में से किसने जीवित जीवों के लिए द्विनाम पत्ती लाया? तो द्विनाम पत्ती कैरोलस लिनियस ने लाए हुए, तो 1753 में। तो इसके अनुसार पहला वंश और दूसरा जाति। जैसे होमोसेपियंस लीजिएगा तो होमो वंश हो जाएगा और सेपियंस उसका जाति है। तो हो गया, 75 क्वेश्चन खत्म हो गया।